आज हो गया आपका लेक्चर नंबर 11। फैक्टर्स करा दिए थे, एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, शील्डिंग इफेक्ट पे कैसे करेगा, न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा, करा दिए थे फैक्टर्स। बादल जी सोइए नहीं, आंसर करिए। फैक्टर्स करा दिए थे, किसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स में कौन कौन से कराए थे? और पेनिट्रेशन इफेक्ट भी करा दिया था। क्या नहीं, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिपेंड करने के फैक्टर्स बताए हैं कि नहीं बताए? बस रेडियस, उसके बाद सीधे एप्लीकेशन पे आ गए थे, फैक्टर्स नहीं बताए थे। एप्लीकेशन और कर लीजिए। जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात अगर करो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी केमिकल बॉन्डिंग में एक टर्म, एक बड़ा टॉपिक, अच्छा टॉपिक हम पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अभी तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, वो केवल पॉइंट्स बता देती हूँ, बॉन्डिंग में उसका क्या होगा, एक्सप्लेनेशन। तो आप नेक्स्ट पॉइंट जो भी नंबर है आपका लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन। 6 है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में देखिए कई तरीके के होते हैं। sp होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होगा, sp3 होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये पॉइंट बस याद रखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्यों हो रहा है। sp, sp2, sp3, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई होगी sp हाइब्रिडाइजेशन की, मतलब कोई एटम जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 की। ठीक है। ये sp, sp2 और sp3 में हम लोग एक कैरेक्टर निकालते हैं, इसको बोलते हैं परसेंटेज s कैरेक्टर। परसेंटेज s कैरेक्टर निकाला जाता है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में कितने s ऑर्बिटल है डिवाइडेड बाय टोटल कितने ऑर्बिटल है, इस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे मान लो हमको परसेंटेज s कैरेक्टर निकालना है sp में, तो कैसे निकालेंगे? sp में s के कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं? 1। टोटल कितने ऑर्बिटल है? एक s और एक p, ऐसे गिनते हैं तो टोटल कितने हो गए? 2 और मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज निकालना है, तो कितना आ जाएगा? अगर sp में निकालना हो ये परसेंटेज s कैरेक्टर sp2 में, तो s एक है और टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? एक s का, 2 p के, तो कितना आ जाएगा? 33.33। अगर sp3 कर दो हाइब्रिडाइजेशन को तो परसेंटेज s कैरेक्टर क्या निकलेगा? s का एक है और टोटल कितने हैं? एक s और 3 p, 4 हो गए, तो कितना आ गया परसेंट? 25। अभी अभी मैंने आपको बताया कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 की। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो क्या है, 50%, परसेंटेज एस कैरेक्टर 33, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये कह सकते हैं। जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा ऑर्बिटल का, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जाता एफ तक नहीं जाएगा, डी में जाए।
ठीक है, पर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैसे कहाँ चेंज होगी वो पढ़ रहे हैं। अब जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाला जाता है वैसे ही निकालते हैं परसेंटेज पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर के लिए पी का कितना ऑर्बिटल है डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 से भी निकाल सकते हो। और अगर आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर मालूम है तो 100 में से माइनस करके परसेंटेज पी कैरेक्टर भी निकल सकता है। मतलब ऑर्बिटल में परसेंटेज एस प्लस परसेंटेज पी कैरेक्टर जो होगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। अगर ऑर्बिटल एस और पी से मिलके बने हैं तो यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज पी कैरेक्टर निकालना हो तो कितना आ जाएगा इसमें 100 माइनस 50 50 आ जाएगा। इस रूल से भी निकाल सकते थे, ऊपर पी का नंबर लिखना पड़ेगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका टोटल। तो टोटल तो सेम ही है, ऊपर पी का नंबर लिखेंगे। यहाँ पे परसेंटेज पी कैरेक्टर निकालना है तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 33.33 कितना आएगा। फिर परसेंटेज पी अगर तीसरे वाले में निकालना है तो कितना आएगा 75। तो इससे क्या पता लग रहा है आपको, क्या पता लगा कि एस कैरेक्टर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, लेकिन यहाँ पे देखो परसेंटेज एस पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सबसे कम। इसका मतलब आप एक और रिलेशन लिख सकते हो कि परसेंटेज पी कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लिख सकते हैं। समृद्धि फोन नहीं यूज करना है, फोन अंदर रहना चाहिए, इसने बोला। हो गया ये पॉइंट। ऑनलाइन ऑनलाइन में आज कौन कौन है? yes, हंसराज है, आदित्य है, अंशराज है, दीपक। देखो एटॉमिक साइज की बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ेफ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज्यादा ज़ेफ होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर वैसे तो कैलकुलेशन सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन अभी मोटी मोटी बात समझ लीजिए क्या है बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके बीच में जितने बॉन्ड हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मान लो हम बोले कि सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। हम बोले अगर सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स 3 ले लो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बढ़ेगी।
नोट कर लिया? 3.5 भी आता किसी किसी केस से, ज्यादातर ऐसे ही आता। हाफ भी आता है, 0 भी आता है, 2.5 भी आता है। हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे डिपेंड करेगी? देखो ध्यान से, जैसे मान लो आयरन है आपके पास न्यूट्रल, Fe+2 है आपके पास, Fe+3 है। अगर देखो आप ध्यान से तो ये कैसा एटम है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? +3। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव, उसको पुल करना है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा किसी स्पीसीज पे, जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको मेटल्स में कंपेयर करना है तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज। मेटल में अगर चार्ज बढ़ता जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से खींचेगा। इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 है, लिखवा दिया था। ये पॉइंट मेंशन करवाया था। 0 होती है। 0 क्यों होती है? देखो, इनर्ट कोई भी गैस ले लो, जैसे हीलियम है तो 1s2, पहला शेल पूरा भरा हुआ है, पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 है इसके पास। नियॉन की अगर बात करो तो 1s2, 2s2, 2p6, पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पे अगर देखो टोटल, यहाँ पे दूसरे शेल में अगर देखें, सेकेंड शेल में, तो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे में क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। जब कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल फिल्ड है तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। और अगर सिस्टम स्टेबल है तो ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या मानते हैं इनकी? 0, कि भाई ना इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए पीरियड में एल्कली मेटल की जो फर्स्ट ग्रुप है जिसको एल्कली मेटल कहते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को लोएस्ट बोलोगे। और जो 17 ग्रुप है जिसको हम हैलोजन बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम होती है। बता दिया था।
लेफ्ट टू राइट में नहीं, किस ग्रुप की सबसे कम होगी और किस ग्रुप की सबसे ज्यादा होगी। फर्स्ट ग्रुप की सबसे कम और सेकेंड ग्रुप की, अरे 17 ग्रुप की सबसे ज्यादा। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। इनर्ट को जनरल में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वैसे जीरो है उसकी। ठीक है, लेकिन इनर्ट को भी फिर भी आप कह सकते हो कि जीरो वाली जो चीज है, अब मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो माइनस में नहीं होती है, पर अगर जैसे नंबर सिस्टम ही देखते हो आप, तो जीरो से भी छोटा ना, मतलब -1 -2 ऐसे भी लेते हो ना। देखो, जैसे एक सिचुएशन होती है कि हम इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते हैं, है ना। एक सिचुएशन है हम इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, हमारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। एक सिचुएशन होती है हमको दो चाटे भी लगाओगे तो भी हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। इनर्ट गैस ऐसी है कि उसको दो चाटे लगेंगे, ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा अगर कोई एलिमेंट फोर्सफुली एनर्जी दे के आप बॉन्ड बनाना चाहोगे तो इनर्ट गैस के कुछ कंपाउंड पॉसिबल हैं, है ना, बन सकता है। लेकिन जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं। तो ये वाली सिचुएशन है कि कुछ स्टूडेंट जिनको कुछ भी कर लो आप, काम नहीं करना है मतलब नहीं करना, आप ही उल्टे खड़े हो जाओ लेकिन वो काम नहीं करे, है ना। काम नहीं करने का मतलब समझ रहे हैं क्या, पढ़ेंगे नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ कह सकते कह सकते हैं, पर दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट है ना। आयनाइजेशन में आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो खींचना है ना। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम कई बार बता चुके हैं, ये पॉइंट तो नहीं भूलेंगे। और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं मिनिमम, मतलब इसकी वो सिचुएशन है चार चाटे भी लगा दो हम नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन, हम तो नहीं लेंगे, है ना। ऐसे वाले बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जिनसे कुछ काम कराना हो, उनको आपने दो चाटा लगा दिया वो और गुस्सा होके और बैठ जाएंगे। तो सीजियम कैसा है, कुछ भी कर लो इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं करेगा, नेचर ही नहीं है। इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस को नोट कर लीजिए। एक्सेप्शन से सवाल बन सकता है, कुछ एक्सेप्शंस है एक दो। जैसे ग्रुप है आपका सेकेंड बी, उसमें जिंक कैडमियम मरकरी है ना। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, ये आपका होता है ग्रुप, मॉडर्न में अगर देखते हैं तो ग्रुप नंबर 12 है शायद, जिंक कैडमियम मरकरी का ग्रुप नंबर है 12। तो ग्रुप नंबर 12 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करो तो अपन लोग ये बोलते हैं कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब आप आते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तो रेडियस बढ़ता जाता है। रेडियस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अवे होता है, दूर होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर क्या होगा, कम होता जाएगा। रेडियस बढ़ेगी तो खींचने का पावर कम होगा। यहाँ पे क्या ये एक्सेप्शन है कि जिंक कैडमियम मरकरी में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो देखा गया कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस आता ही नहीं है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपोजिट चीज चल रही है बिल्कुल। यहाँ पे अगर बोले हम तो इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
होनी क्या चाहिए थी, साइज बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज, जस्ट अपोजिट ट्रेंड है। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है, जस्ट अपोजिट ट्रेंड है, होना चाहिए था डिक्रीज, हुआ क्या, इंक्रीज। उसके बाद 13 ग्रुप की बात कर लो, तो 13 ग्रुप में भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम टू गैलियम जब जाते हैं, एल्यूमिनियम टू गैलियम, तो यहाँ पे भी इंक्रीज मिलता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या मिलता है, इंक्रीज। हम्म, नहीं रेडियस में चेंजेस आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में चेंज मतलब अपोजिट इंक्रीज दिखाई दे। और एल्युमिनियम गैलियम के तो रेडियस में भी बताया था ना आपको एक्सेप्शन। परी और साक्षी तुमको क्या हुआ आज, कुछ तो हुआ। थर्ड पॉइंट, 14 ग्रुप में, 14 ग्रुप की अगर बात करो, नो चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नो चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्रॉम सिलिकॉन अनवर्ड्स, मतलब कार्बन से सिलिकॉन में जब जाओगे तो डिक्रीज होगा, रेगुलर पैटर्न चलेगा। लेकिन सिलिकॉन के बाद जितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, यहां से सिलिकॉन से अगर नीचे जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा, नो चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब अप्रॉक्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या रहेगी, सेम। ये एक्सेप्शन याद रखेंगे 3 इनकी से, इनकी से। बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दी थी आपको मैंने, बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दिया था, बॉन्ड ऑर्डर बता दिया है ना। ये 3 नंबर कहां से आ गया, अच्छा ये एक्सेप्शन में आ गया। बॉन्ड लेंथ एक पॉइंट रह गया, एक्सेप्शन के पहले अगर जगह हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो नई जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड लेंथ अलग से। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी थी ना, En, यही बताया था अभी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था, सिंगल से डबल हुआ, डबल से ट्रिपल हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, 1 2 3 हुआ तो उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या थी, ज्यादा थी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या थी, ज्यादा थी, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा उस बॉन्ड का। लेकिन अगर बात करो बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना बड़ा बॉन्ड उतना छोटा। ठीक है,
इसका मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। अगर डबल बॉन्ड से कंपेयर करो तो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। पास पास होंगे एटम्स, उनके बीच का डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ ये होता है, अगर ए का न्यूक्लियस ये है और उसके साथ बी कंबाइंड कर रहा है, बी का न्यूक्लियस ये है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। देवांशी बोलो, कुछ कहना? अभी नाम सही लिया मैंने? साक्षी का क्या बोला? अच्छा, आज तो पांडे रह गया, नहीं तो मैं पांडे ही बोलती हूँ ना ज्यादातर। साक्षी पांडे। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी एक पॉइंट कर लो, फिर आपको कराएं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास। रिएक्टिविटी देखो, हम लोगों ने बात करी थी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, अगर कंपेयर करो आप किसका, HF का, HCl का, HBr का और HI का, तो हमने बोला कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा थी, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HF में थी, फिर HCl में थी, फिर HBr में, फिर लास्ट में सबसे वीक बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, HI का। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का मतलब है कि बॉन्ड टूट जाए और कौन कितनी जल्दी से रिएक्ट करेगा। तो जिस बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, और जो बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी उस कंपाउंड की, लो। लो, मान लो ए बी को किसी से रिएक्ट करना है, रिएक्शन के लिए ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटना चाहिए। ए और बी के बीच का बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो जल्दी से टूटेगा नहीं, जल्दी से टूटेगा नहीं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। मान लो कोई कंपाउंड है सी डी से बना हुआ है, सी और डी के बीच का बॉन्ड बहुत वीक है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है ना, तो सी और डी के पास कोई भी दूसरा रिएक्ट करने के लिए आएगा, सी और डी अपना बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे के साथ निकल लेंगे। मतलब क्या होगा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड बहुत वीक है, तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत हाई होगी, है ना। तो रिएक्टिविटी बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने बोला था कि HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। इन चारों में कंपेयर कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी, HF की, फिर HCl की, फिर HBr, फिर HI का बॉन्ड सबसे वीक है, जल्दी से टूटेगा, रिएक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जनरल भी लिख सकते हो आप, ये वाले पॉइंट में ही ऐड कर देते। यहाँ लिखा था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये करा था ना। यहाँ पे आगे, इसके आगे एक और यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसे करके ऐड कर लीजिए। रिएक्टिविटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम, ये ज्यादा तो ये कम, इनवर्सली। ठीक है, बहुत सारी चीजें, मेन चीजें बहुत सारी करा दी गई हैं। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर का भी कराएंगे। अब आपको करा देते हैं सबसे पहले, एक प्राइम टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल आते हैं। एनर्जी से सवाल आता है खूब, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से सवाल आता है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें दोनों में, साइन का ही डिफरेंस होता है इन दोनों में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एफिनिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है, अफेक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप काइंड ऑफ कह सकते हो अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की आप बात करते हो बॉन्ड के अंदर, मतलब जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात की जाती है, शेयर्ड पेयर को खींचने की बात की जाती है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। एफिनिटी क्या है, एफिनिटी को आप कह सकते हैं रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे, मान लीजिए आपके पास ये सिंगल आइसोलेटेड गैसियस कोई एटम है, अकेला कोई गैसियस एटम है ए, इसको अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो और ये बन जाता है ए माइनस गैसियस, ठीक है। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी निकलेगी बाहर। जब किसी सिस्टम को आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी, इन जनरली एनर्जी बाहर निकलती है। ये जो एनर्जी का अमाउंट बाहर निकलता है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं इसी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में जोड़ोगे ना, इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो कुछ एनर्जी बाहर आएगी, इवॉल्व होगी, उसी एनर्जी को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर आगे की बातें करते हैं। When we add an electron to single isolated gaseous atom, single isolated gaseous atom, energy evolved is called electron affinity, EA, electron affinity। ठीक है, नोट हो गया बच्चों ऑनलाइन। तो सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन देना है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कराना है, जितनी एनर्जी निकलेगी उसको क्या बोलोगे, उस एटम का, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप बोलोगे आपने एफिनिटी में ऑब्लिक करके, मतलब उसी को और करके आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है और ये भी बोला है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो तो ये एक्स एटम है ना, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने बना लिया एक्स माइनस, ये बना लिया, ठीक। यहाँ पे मान लो 200 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती, सपोज, है ना। ये हमने क्या किया है, एज्यूम करते हैं ना मैथ्स में, ये मान लो वो मान लो, तो केमिस्ट्री में मान लेते हैं इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकली, 20 किलो कैलोरी, ठीक। तो अगर इस सिस्टम की, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखनी है आपको, EA लिखना है, तो आप बोलोगे कि वो हो गया 200 किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल के लिए निकाला है हमने ये,
ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम डिनोट करते हैं, इसको ईए लिखते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा एच ई जी। एंथैल्पी को एच लिखते हैं, चेंज इन एंथैल्पी को डेल्टा एच लिखते हैं, और ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन को शो किया जा रहा है, डेल्टा एच ईजी। डेल्टा एच ईजी कितना होगा इस रिएक्शन के लिए, साइन चेंज हो जाएगा केवल। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही बात को डिनोट कर रहा है, बस लिखने का तरीका क्या है, अलग। अगर एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। डेल्टा एच ईजी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एच को बोलते हैं एंथैल्पी। एच क्या है, एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है, इसलिए कहां पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब देखो, अगर पहला इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो बोलेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरा होगा तो उसकी वैल्यू को क्या बोलोगे, सेकंड गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, थर्ड होगा तो थर्ड गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इस तरीके से हम लोग इसको नाम देंगे। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो आपने एक्स गैसियस था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसने बना लिया एक्स माइनस, है ना। यहाँ पे कुछ एनर्जी निकली, ये जो एनर्जी है ये क्या है, एवोल्यूशन हुआ इसका, बाहर निकली है इतनी एनर्जी, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन दिया तो आपको क्या हुआ, एनर्जी निकली। तो इसके हिसाब से अगर आप लिखोगे डेल्टा एच ई जी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अच्छा, जब एनर्जी निकलती है तो यहाँ पे एनर्जी को पॉजिटिव में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, नेगेटिव। ध्यान रखेंगे, किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो किस में लिखते हैं उसको, पॉजिटिव में, और उसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखोगे तो वो वैल्यू किस में लिखी जाती है, नेगेटिव में। अभी बताया था 200 किलो कैलोरी अगर निकली थी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी प्लस 200 किलो कैलोरी पर मोल, लेकिन डेल्टा एच ई जी क्या हो गया था, माइनस 200 किलो कैलोरी पर मोल, है ना, माइनस हो गई थी वैल्यू। अब दूसरी चीज में क्या होता है, देखो इसको डेल्टा एच ई जी 1 लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है एनर्जी की इसको EA1 लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। अब X माइनस गैसियस है हमारे पास, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं। अब देखो ये प्रोसेस जो है, ये वाला प्रोसेस, पहले से स्पीसीज पे कैसा चार्ज आ गया एटम के ऊपर, माइनस चार्ज। अब और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन ले लिया, खुशी खुशी एनर्जी भी बाहर निकाल दिया, है ना। जैसे आपके घर कोई आया, आपने खूब उसको अच्छे से खिलाया पिलाया और उसको गिफ्ट भी दिया, है ना, आपकी मर्जी का वो गेस्ट था, आपको पसंद था। तो अब दूसरी बार क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब आप सोच लो, आप माइनस में चल रहे हो, है ना, सैलरी जितनी आ रही है उससे ज्यादा एक्सपेंस हो चुका है, उसी में कौन आ गया, अब गेस्ट। अब गेस्ट को खिलाना पिलाना तो जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके कोई आ गया तो गेन तो कर लेगा, लेकिन अब की बार क्या करेगा, उससे गिफ्ट ले भी सकता है ना, गिफ्ट देगा नहीं, क्या करेगा, उससे गिफ्ट लेगा, अपोजिट केस हो जाएगा। तो माइनस चार्ज है पहले से उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन लेना ये चाहता नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा
तो अब की बार एनर्जी निकलेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन देना है अगर उस सिस्टम को तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। बाहर से एनर्जी देने का मतलब सिस्टम को आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, माइनस चार्ज लेकर के बैठा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तुम देना चाहते हो, दोबारा देना है तो रिपल्शन होगा, इसलिए अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब सिस्टम में एनर्जी दी जाती है तो उसको माइनस में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, इक्वेशन में, माइनस में। तो ये जो माइनस में एनर्जी आपने लिखी है इसका क्या मतलब है, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। अब की बार आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो EA2 कैसा आएगा, नेगेटिव, और डेल्टा HEG2 कैसा आ जाएगा, अपोजिट चलते हैं ना, बात समझ में आई। और एनर्जी ज्यादा देनी भी पड़ेगी, पहले वाले में जितनी निकली थी उससे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। पहले में अगर 200 थी तो अब की बार क्या होगा, 2 अब 400, पहले ली थी आपने 200 बाहर सिस्टम को, अब क्या हुआ 400 दो। ठीक है, तो जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी में था कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम सेकंड, फिर उससे कम फर्स्ट, जैसे जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे ही यहाँ पे भी डेल्टा HEG की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाती है। तो अगर आप बोलो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है तो कम होगी, सेकंड के लिए क्या होगी, उससे भी ज्यादा, थर्ड के लिए है ना। एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे मान लो पहला इलेक्ट्रॉन देना था तो -200 किलो कैलोरी पर मोल था, दूसरा इलेक्ट्रॉन देना हुआ सपोज, तो आपको देनी पड़ी, कितनी देनी पड़ी, इतनी देनी पड़ी। अब लो, अब -2 का चार्ज हो गया, अब अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन देना है, -3 बनाना है, तो अब क्या होगा, ऐसे एकदम उस तरीके से नहीं बढ़ती है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 बढ़ेगी, अच्छी खासी बढ़ती है। अरे मैंने तो अपने हिसाब से लिया, पर दुगनी तिगुनी होती है ऐसा देखा, ये तो हमने क्या किया है, सपोज। आवाज कहाँ से आ रही है, हम ही बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वाइब्रेशन हो गया, हो गया बच्चों, स्टार बना के लिख लो यही पॉइंट। When we add second electron to the system, we have to give energy, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। So second electron gain enthalpy is always positive. क्वेश्चन आपसे पूछते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है, आप बताएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पहले दे चुके हैं, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्शन होगा इस वजह से आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सप्लाई करोगे तो डेल्टा HEG की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव।
क्लियर है बात? चलो फिर करते हैं, क्या किया जाए। फैक्टर्स फैक्टर्स कर लेते हैं, किसके किसके ऊपर कैसे कैसे डिपेंड करेगी, पॉइंट्स में याद रखेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरह है ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, गेन करना काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना ही है। फैक्टर्स डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच ई जी। आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम। अपोजिट चलेगा, बड़ा एटम करते जाओगे तो क्या होगा? अपोजिट चलेगा ना इसके। अभी बताते हैं, इसमें माइनस प्लस का भी चक्कर आएगा। इसमें क्या आएगा? माइनस प्लस का भी चक्कर आएगा। जैसे मान लो किसी चीज को बोल रहे हो -200, अब उसको बोल रहे हो +200 दूसरे वाले को, गेन एंथैल्पी को, तो अब गेन एंथैल्पी की वैल्यू तो क्या हो गई? अब मान लो उसको -200 को तुमने कर दिया -300, तो -200 से -300 तो कम हुआ, लेकिन अगर इधर +300 करोगे तो बढ़ेगा, है ना? तो दोनों का थोड़ा सा अपोजिट ट्रेंड चलेगा। एफिनिटी को याद रखिए, एटॉमिक रेडियस बढ़ाएंगे तो एफिनिटी क्या होगी? कम। फिर न्यूक्लियस का फोर्स अगर बढ़ा दो, ज़ेड बढ़ा दो, तो एफिनिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। शील्डिंग इफेक्ट के अपोजिट चलेगी। शील्डिंग ज्यादा होती है तो रेडियस हो जाती है क्या? बड़ी। और रेडियस बड़ी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल। कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। स्टेबल का मतलब जैसे मान लो D5 है, D10 है, P3 है, P6 है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर लेना नहीं चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी, देने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी ना, एफिनिटी तो कम होगी, डेल्टा एच ई जी क्या होगा? डेल्टा एच ई जी हायर इन दीज केसेस। स्टेबल सिस्टम हो गया ना, इनर्ट गैस टाइप का होगा। हो गए फैक्टर्स। अभी तो बहुत कुछ है इसी में, इसी टॉपिक में। हाँ टॉपिक लास्ट। डरते क्यों हैं आप? थर्सडे से क्या मतलब? इन पीरियड, इन पीरियड, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है या कम होता है?
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और अभी अभी बताया है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लेफ्ट टू राइट में ई ए क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ग्रुप की बात कर लो, ग्रुप में कैसे आते हो, टॉप टू बॉटम आना है। टॉप टू बॉटम आओगे तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस का फोर्स क्या होगा, कम होगा, जेफ कम होगा। रेडियस बढ़ेगा तो जेफ क्या होगा, जो चीज कम होगी उसको ऐसे लिखते हैं, जो इंक्रीज हो रही है अब रेडियस बढ़ रही है, जेफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जेफ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप डाउन होनी चाहिए। इसमें एक्सेप्शन भी है, डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए। एक्सेप्शन लिख लो इसके बगल में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इन पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर देखें तो सेकेंड पीरियड वाला ऊपर है, थर्ड पीरियड वाला नीचे है ना, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। तो थर्ड पीरियड वाले की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन थर्ड पीरियड वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा। ये पॉइंट याद रखें। थर्ड वाले की ज्यादा है, नीचे वाले की, और ऊपर वाले की क्या है, कम। पी ब्लॉक में ही है ये केवल, और सेकेंड थर्ड पीरियड में ही है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस पॉइंट को समझते हैं, जो एक्सेप्शन लिखा है उसका क्या मतलब। 17 ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। टॉप टू बॉटम आ रहे, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का हो गया, ये फोर्थ का हो गया, ये फिफ्थ पीरियड का हो गया। नीचे आने पे रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। और अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर भी कम होगा तो एफिनिटी भी कम होगी। ऐसा होना चाहिए था। तो यहां से यहां तक तो यही चलेगा, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन में तो सिंपल रूल चलेगा। यहाँ पे बस चेंज है, मतलब फ्लोरीन की सबसे कम, फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसके बाद आपकी आ जाएगी ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। नीचे की तरफ जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
डाउन होनी चाहिए थी ना। इस पहले वाले केस में क्या है, इधर बढ़ रही है, फिर क्या होगी, कम। ये एक्सेप्शन है, ये क्योंकि सेकेंड पीरियड का है और ये किस पीरियड का है, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है सारे के सारे, 17। पूरे पी ब्लॉक में यही रूल चलेगा। जैसे 16 ग्रुप की बात करो तो 16 ग्रुप में क्या हो जाएगा, हाँ 16 ग्रुप में ऑक्सीजन पहले आता है, ऑक्सीजन की सबसे कम, फिर सल्फर की, फिर सिलीनियम, फिर टेल्यूरियम। याद रख लेंगे, केवल पी ब्लॉक में है ये। इन पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑफ क्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 17 ग्रुप की सबसे ज्यादा थी, एफिनिटी भी किसकी ज्यादा है सबसे, 17। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा थी, क्लोरीन की कम थी। यहाँ पे अलग आ गया केस, क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऐसा अगर सोचें हम लोग तो ऐसा हुआ क्यों, यहाँ पे रेगुलर रूल चला क्यों नहीं। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है ना, ध्यान से समझ लो रीजन, ये पॉइंट नोट हो गया, रीजन समझा दो। फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस क्यों आया, क्लोरीन की ज्यादा क्यों हुई। देखो फ्लोरीन का जो साइज होता है ना वो बहुत छोटा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन तो करना चाहता है लेकिन इसका जो हाउस है ना, इसको एकोमोडेट करने की जगह इसके पास बहुत कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें देना चाहे कोई फोर्सफुली तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा रिपल्शन होता है क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। तो आप बोलोगे, अभी तो आप बोल रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसकी खींचने की पावर सबसे ज्यादा है, तो वो किस केस में है, वो जब बॉन्ड ये बना लेता है तब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड इन बॉन्डेड एटम्स और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड इन सिंगल एटम। अकेला एटम पड़ा हुआ है उसको आपको इलेक्ट्रॉन देना है, तब आप बात करते हो किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना डिफिकल्ट होता है, उसके लिए काइंड ऑफ रिपल्शन देखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि जगह क्या है, बहुत ही छोटी है। क्लोरीन में साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज क्या है, बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन को आना है तो जगह की कोई दिक्कत नहीं है। मेधांश क्या हो गया, क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। क्या दिक्कत है बोलो जल्दी, मुझसे बताने लायक बात हो तो बता दो, नहीं हो तो मत बताना, हंसना बंद कर दो बस।
एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल की लिख लीजिए, 0 मानी जाती है, नहीं लेना इनको इलेक्ट्रॉन, वही जो एग्जांपल बताया था। इनको कितना भी प्रलोभन दे दो, इनको इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दो, एनर्जी ले लो, इनसे मतलब नहीं है, नहीं लेना है इलेक्ट्रॉन। तो किसकी 0 मानेंगे? एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है कि नहीं। ये क्या एज्यूम करते हैं, ये कौन पेन खिटर खिटर कर रहा है? एज्यूम टिप हुई 0, नहीं लेना है ना। तो याद रखेंगे किसको नहीं लेना है, किसको नहीं देना है, यही याद रखना है इसमें, और क्या। सिंपल डेफिनेशन तो सबको ही आ जाती है ना। अब आपको एक दिन एक बात समझाई थी कि एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के अपोजिट चलता है, मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अपोजिट चलता है ना। एक छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है, डायगोनल रिलेशंस, सुना है आपने? अरे स्कूल में पढ़ाया गया होगा ना लाइफ, स्कूल में पढ़े तो होंगे ना। सुहानी आप तो इधर ही पढ़ते हो ना, हट गए यहाँ से, क्यों? अच्छा सीबीएसई वाला ले लिया, बहुत ही सही काम किया आपने तो, ये तो अच्छी बात है। देखो है क्या डायगोनल रिलेशनशिप, कुछ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट और कुछ थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो एक दूसरे के डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम आती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज कैसी देखी गई हैं? सेम देखी गई हैं। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे मान लो निकिता यहाँ पे बैठी हुई, साक्षी पांडे यहाँ पे बैठी हुई है, ये एक दूसरे के कैसे बैठी हैं? डायगोनल पे। ये मान लो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है और ये किस पीरियड के हैं? फर्स्ट पीरियड की मैं हो गई अकेले हाइड्रोजन, ये सेकेंड पीरियड के, ये थर्ड पीरियड के, है ना। अब सेकेंड पीरियड के डायगोनल पे जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सारे नहीं कुछ ही, उनकी प्रॉपर्टीज क्या आती हैं? एक दूसरे से सिमिलर आती हैं। इसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो कौन कौन से हैं देखिए, लिख लीजिए। देयर आर some elements of second period and elements of third period have similar properties placed at diagonal position। सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है ना, दिस सिमिलरिटी is called diagonal relationship। किसमें किसमें देखने को मिल सकता है?
नोट हो गया? ऑनलाइन क्या बात है, नोट कर पा रहे हैं बच्चे? क्या हटा दिया? जल्दी नोट करो, स्पीड इतनी कम है। इसका पेन है। अरे बोल तो मैडम, हो गया। कौन लिख रहा था? जो लिख रहा था उसी को बोलना चाहिए ना। जैसे लिथियम के डायगोनल पे बोला जाता है कौन है? मैग्नीशियम। लिथियम के डायगोनल पे कौन है? मैग्नीशियम। बेरिलियम के डायगोनल पे कौन होगा? हाँ, थोड़ा दूर दूर है, लेकिन ऐसे लेना पड़ेगा हमको। इनको एक्सक्लूड कर दें अगर, तो बेरिलियम के डायगोनल पे किसको मानते हैं? है ना? तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बोरान और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। बस, आगे नहीं। कैसे? कहाँ सोडियम? उल्टा नहीं, ऐसे बना। तो जो प्रॉपर्टी सेम देखी गई उसी पे बिना मतलब में नाम दे दिया गया। कितने पेयर मिले? 3 ही तो मिले, 3 ही मिले ना। नोट कर लो। अरे तो डायगोनल में पूछा जाता है तो मैं क्या करूं? किसका किसका सेम था? बेरिलियम का, लिथियम का, किससे था? मैग्नीशियम से। और किसका बताया था? ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? क्या क्या सेम होंगी उसको बताएंगे, यहाँ पे क्यों बताएं? एस ब्लॉक में बता देंगे, एस ब्लॉक में बताएंगे, यहाँ पे छोड़ देते हैं। नहीं, कौन? हाँ, तो बस 2-4 मिनट तो सब्र करो। सब्र करना क्या होता है? अच्छी बात होती है ना। हाँ, सबका बल क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ। थोड़ा सा है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा टॉपिक है। बेसिक स्ट्रेंथ। क्लास शोर ना करें बिल्कुल, क्लास खत्म नहीं हुई, इतनी जोर जोर से बात करें। बादल, तुम्हारी आवाज बहुत तेज आ रही है। किसी भी ग्रुप में अगर नीचे जाओगे, ग्रुप में डाउन जाते हो, तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड समझते हैं? जैसे सोडियम का ऑक्साइड हो गया Na2O, और हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH।
NaH2O बोल रही है, NaOH, हाइड्रोक्साइड, OH लग गया, है ना। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों का ही बेसिक नेचर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। ग्रुप में डाउन जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है बात, बोले बच्चों। जैसे मान लीजिए लिथियम का ऑक्साइड है Li2O, बेसिक स्ट्रेंथ पूछी गई तो सबसे कम Li2O की होगी, फिर किसकी हो जाएगी, Na2O की, फिर नीचे आएंगे तो पोटेशियम वाले की, फिर कौन है, रुबिडियम, Rb2O, ये तो सुपर ऑक्साइड, फिर सीजियम जिसमें ऑक्साइड ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा हो जाए तो सुपर, आयन भी अलग होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, ऑक्साइड की भी और हाइड्रोक्साइड की भी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए याद रखिए, अच्छा डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज, अपोजिट चलती है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करो, अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, कहां जा रहे हो पीरियड में, लेफ्ट टू राइट, तो ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। इधर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा था, इधर ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल शायद मैंने बताया भी था, Na2O लिया, MgO लिया, फिर उसके बाद ले लेते हैं Al2O3, फिर ले लो P4O10, फिर ले लो SO2, फिर लास्ट में Cl2O7। सोडियम को अगर देखो, सोडियम का ऑक्साइड ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकेंड ग्रुप का है, ये पीरियड चल रहा है आपका थर्ड पीरियड, एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये 13 ग्रुप, ये 15 ग्रुप, ये 16 ग्रुप, ये 17, क्लोरीन 17 ग्रुप का है। ऑक्साइड जैसे जैसे आगे जा रहे हो, है ना, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। छूट गया, SiO2 बीच में लिख देंगे। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, SiO2 14, Al2O3 के बाद SiO2। तो लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ, अगर अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा, डिक्रीज कर देंगे। जैसे यहाँ पूछ लें कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो व्हाट अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ, तो क्या बताओगे, एसिडिक बढ़ रहा है तो बेसिक डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। सवाल नहीं करेंगे, शीट तुम्हारी कौन कौन सी हो गई है, रेडॉक्स के 3 सवाल बचे थे, रेडॉक्स का लेवल कौन सा हुआ था, 1 ही हुआ था, तो 2 कब करोगे।